मैं मानता हूँ, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमज़ोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमज़ोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है। तो इसमें सारी गलती इसमें सारी गलती वो सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे रोक लगा देता। तो सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से सरकार ने सोचा कि सामान्य वर्ग भी नाराज ना हो और पिछड़े, अति पिछड़े दलित भी नाराज ना हो, आदिवासी भी नाराज ना हो, तो शैडो पॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक कर लेते हैं। हमने तो ये गाइडलाइन तो बनी गई है, लेकिन अब इस पर विरोध हो गया है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका अगर इस पर रोक लगा दे तो ठीक है, हो जाएगा। इतना तो सब देश समझता ही है, कोई अब देश इतना बेवकूफ़ थोड़ा ही रहा भाई। पढ़ने लिखने लगे, जब पढ़ते लिखते तब तो ठीक था, अब तो पढ़ने लिखने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप, हमारे जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं, अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार चेक करे कि इसको, अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, और बिल इसका समर्थन करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, खत्म हो जाएगा खेल ही साहब। इतना तो पॉलिटिक्स हम लोग समझते ही हैं कि कौन सी चीज सरकार के हित में कौन सी कर सकती है, कि हम नहीं समझते, देश समझता है इस बात को। तो यूजीसी की गाइडलाइन सरकार ने बनाई, तो इसका मतलब भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही। एक बात बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जितनी त्वरित सुनवाई इस मामले में हुई है, मैं प्रशंसा करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का मामला भी 1 साल से पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका दलित पिछड़ों की तरफ भी देख लें, जहाँ 20,000 पदों पर घोटाला हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए जिसके हर साल आंदोलन होता है, और वहाँ की सरकार ने भी कर दिया था, लेकिन फिर रोक लगी हुई, उसको भी एक बार कृपया देख लें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो देश ना बंटने दें, लेकिन अगर सरकार बांटने का काम कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को संभालें, सरकार पर निगरानी करें। लेकिन जितनी तीव्रता इस बार दिखाई गई है, वो दलित पिछड़ों के जब अधिकारों के मामले जाते हैं, वो उस पर क्यों नहीं दिखाई जाती, क्यों वो 1-1 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं? ये बड़ा सवाल हम लोगों के मन में शंका पैदा कर देता है। और रही बात इस बात की कि भाई इससे जो है बट जाएगा, तो मैं मानता हूं अभी इस देश में हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, हिंदू भाई, जात पात की करो भाई, लेकिन जैसे ही पिछड़े और दलित और आदिवासियों को संरक्षण के लिए एक कानून बना, एक गाइडलाइन बनी, जिस पे अभी तक कोई एक प्रैक्टिकल जो है केसेज नहीं आया है, जो अभी तक जो है पूर्ण रूप से, जिसमें अभी समता समिति भी नहीं बनी है, वो लागू भी नहीं हुई अभी तक, ठीक है, वो गजट बन गया लेकिन वो अभी तक उसका कहीं जो है कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता मैं लाजमी समझता हूं। लेकिन ये चिंताएं जो हैं, जिस तरह से 118% की वृद्धि हुई और जिस तरह से एनसीआरबी का डेटा कहता है महिलाओं के मामले में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मामले में, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं, इस बात के साथ आंदोलन चला जाता, उनकी तस्वीरें चला जाती, ऐसे मामलों में भी सर्वोच्च न्यायपालिका अगर त्वरित संज्ञान ले ले कमजोर हम, तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाए थोड़ी सी कि सर्वोच्च न्यायपालिका सभी के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। एग्री कौन ना कर रहा है, हर भारतीय भाई है, लेकिन जब भारतीय समाज में जिस तरह का भेदभाव है, मैं मानता अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता है देश की अखंडता की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे ना कि जातिहीन समाज बनेगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो इसी सेशन में जातिहीन समाज बना के दिखाएंगे, जातियों के आधार पर जो है जो भेदभाव, ऊंच नीच की भाव, उसको खत्म करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि बार बार इस बात को दोहराने से या किसी तेज को तेज कहने से या झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाती। मैं बिल्कुल इस बात को समर्थन नहीं करता कि सारे ही स्वर्ण जाति के बच्चे वो अपराधी हो सकते हैं या इस तरह का अपराध कर सकते हैं, मैं नहीं मानता।
लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपके पास 10 ऐसे केसेज हैं जिसमें माना जाए कि SC ST या OBC के बच्चे ने स्वर्ण जाति के किसी बच्चे का जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव किया हो, ऊंच नीच किया हो, अपमानित किया हो, गाली दी हो? अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो हायर एजुकेशन सेंटर का तो आप मुझे बताओ। जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता उन्हीं को तो प्रोटेक्शन मिलेगी ना। जो पहले से, एक आदमी पहले से सुरक्षा में, गोली मेरे ऊपर चली तो मुझे सुरक्षा मिली, जिसके जो पहले से सुरक्षा में है, चीफ मिनिस्टर सुरक्षा में, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा में, होम मिनिस्टर सुरक्षा में, अगर उनको आप ये कहें कि भाई चंद्रशेखर को सुरक्षा क्यों दे दी गई, चंद्रशेखर को अगर चंद्रशेखर पे हमला होगा, चंद्रशेखर को अगर गोली मारी जाएगी तो सुरक्षा चंद्रशेखर को मिलेगी ना। चंद्रशेखर को अधिकार होगा ना कि भाई वो अपनी पीड़ा को रख दे। मैं ये कह रहा हूं जिनके साथ शोषण हो रहा है उन्हीं को तो प्रोटेक्शन मिलना है ना भाई। प्रोटेक्शन किसको मिलना चाहिए? जिसके साथ शोषण हो रहा है या उसको जो शोषण कर रहा है? जब आप अच्छी बातें करते हैं और लंबी बातें कर देते हैं ना, कुछ आपके महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं। जैसे आपने विष्णु तिवारी जी का जिक्र किया, तो क्या आप मुझे कृपया बता देंगे कि SC ST एक्ट में मैक्सिमम सजा क्या है? आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आपने कल चला दिया अपने चैनल पे कि 20 साल सजा काटनी पड़ी। तो प्यारे भाई के बता दोगे कि SC ST एक्ट में मैक्सिमम सजा क्या है? तो इसको क्यों छिपा रहे हो? इसको क्यों छिपा रहे हो? तो रेप में हो सकती है मैक्सिमम। सुनो भाई, एक मिनट सुनिए ना। रेप में मैक्सिमम सजा आजीवन हो सकती है, या अगर वो रेप उस तरह का तो मृत्युदंड हो सकती है। तो आप SC ST एक्ट को उसके साथ जोड़ के जानबूझ के तो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वरना सच तो नहीं है। SC ST एक्ट में तो इतनी सजा है ही नहीं है। अमन साहब, कृपया, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, ये संवैधानिक शब्द है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं। हरिजन वर्ड असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। कृपया आप अपने शब्दों में सुधार कर लें भाई, इससे बहुत सारे लोगों के मनों को पीड़ा पहुंचेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, मैं फिर कह रहा हूं, आप SC ST एक्ट कह दो ना, आप हरिजन एक्ट कह रहे हो, आप पत्रकार हो के मैं कह रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं जानते कि इसकी वजह से आप कोई अपराध कर दे रहे हैं। आपको कई बार नहीं पता होता है। मैं आपके भावनाओं पे नहीं जा रहा हूं कि आप यहां बैठ के इतने बड़े चैनल पे बैठ के कुछ गलत बोल सकते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हमसे हो जाता है, लेकिन वो अपराध होता है और अपराध के खिलाफ फिर पनिशमेंट का भी कानून बना है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी कानून का कोई ऐसा कानून बताइए जिसके में फॉल्स केस रजिस्टर्ड नहीं हुए, आप मुझे बता दीजिए एक कानून। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। 498A, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट है, लेकिन जब हाई कोर्ट गवर्नमेंट कही कि भाई इसको जो है इसमें गिरफ्तारी पे आप इसमें प्रावधान चेंज कर दे, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, तो उसी हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय का सिद्धांत यह है कि हर दोषी को सजा मिले, कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं, प्रावधान इसलिए बनाए जाते हैं मिसयूज के लिए नहीं। कोई अगर कानून बनेगा, अब आप सुन लो, CBI का कन्वेंशन रेट 75%,